ओके, हेलो, आवाज आ रही है हमारी? यस सर, आ रही है। इसमें लास्ट टॉपिक क्या था अल्ताफ, नाज़ का बताएंगे जरा। अफरोज, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट हो गया था, यस या नो? नो सर। क्या हुआ था उसमें? सर आपने कहा था कि मैं डिफाइन करूंगा, फिर मल्चिंग क्या होता है, ओके काउंटर बेरियर क्या होता है, रॉक डैम क्या होता है। ओके, हमने कहा था कि सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन ऐसे वो डिस्कस किया था काफी पहले भी, क्या है, बट अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की सॉइल, हाउ टू कंजर्व द सॉइल, यानी सॉइल का कैसे कंजर्वेशन हो, हाउ टू, तो बहुत सारी बातें थी, एफोरेस्टेशन और जो, बट अकॉर्डिंग एनसीईआरटी फर्स्ट पॉइंट इज मल्चिंग। तो व्हाट इज द मल्चिंग? Mulching means if we covered our field with plant and extra biomass. If we covered our field, our agriculture field with extra biomass and plants. जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा फील्ड है, ओके, हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? तो अगर हम जैसे मान लीजिए फील्ड है और इस फील्ड को हमने प्लांट से या फिर किसी ऐसे मटेरियल से जो वेस्ट मटेरियल लाइक बायोमास, ऐसा कुछ मटेरियल है जो उसको कवर कर दिया, है ना। तो मल्चिंग मीन्स है कवर विद प्लांट एंड बायोमास, है ना, ऑफ फील्ड। इससे क्या होता है, इससे जो वाइब्रेशन है, यानी जो डिक्रीजिंग ऑफ वाटर इन सॉइल, डिक्रीजिंग ऑफ वाटर इन सॉइल कंट्रोल, यानी अगर हम वाटर के जो सॉइल है उसमें जो वाटर है उसमें डिक्रीज कम होता है। यानी जैसे अगर हमने कोई खेत है उसको ओपन छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो मॉइस्चर है वो उसमें डिक्रीज होगा। तो सीधा है कि व्हाट इज मल्चिंग? मल्चिंग मींस द बेयर ग्राउंड, या ग्राउंड ऑफ फील्ड कवर विद प्लांट एंड बायोमास, टू कंट्रोल या टू कंजर्व मॉइस्चर इन सॉइल, टू कंजर्व या टू कंट्रोल मॉइस्चर इन सॉइल, यानी सॉइल को, जो सॉइल में जो मॉइस्चर है वो रुक जाएगा इस वजह से, तो इसको कहते हैं मल्चिंग, है ना। कवर ऑफ फील्ड या कवर ऑफ ग्राउंड विद वाटर, सॉरी, विद प्लांट एंड बायोमास, है ना, प्लांट एंड बायोमास is known as mulching. Biomass यहाँ कहते हैं to control या to conserve moisture, conserve water in soil, ठीक है। इस तरह समझिएगा कि कवर ऑफ ग्राउंड ऑफ फील्ड विद प्लांट एंड बायोमास टू कंट्रोल या टू कंजर्व वाटर इन सॉइल, यानी इससे क्या होता है कि जो सॉइल में वो वाटर है, जो मॉइस्चर है, ये कंट्रोल होता है। तो ये एक प्रोसेस है, मल्चिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काउंटर बैरियर्स, कंटूर या काउंटर जो भी बोलते हैं। फर्स्ट वाज मल्चिंग and second is
First is mulching and ये क्या होता है? देखिए, अगर हम किसी भी क्या होता है Stone and grass barrier. हाँ, अगर हम फील्ड को Barriers to collect water. हाँ, बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर या कंट्रोल वाटर। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फील्ड है, अगर उस पे अगर रेनफॉल होता है, देन वो वाटर सारा बाहर चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो फील्ड के जो हमारा आसपास एरिया है, इसमें एक बैरियर क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, बैरियर क्रिएट करते हैं, है ना, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर, है ना, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर। ये किस किस से बनता है? ठीक है, ये बनेगा स्टोन से इसको बना सकते हैं, एंड ग्रास से बना सकते हैं, एंड सॉइल, और सॉइल से बना सकते हैं, और तो एक बैरियर बनाते हैं, बैरियर अराउंड द फील्ड टू कंट्रोल फ्लो द वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, वाटर का जो फ्लो होता है तो इसमें क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है ना, तो कंट्रोल सॉइल इरोजन, ये इस वजह से भी अगर बहुत तेजी से वाटर फ्लो करेगा किसी फील्ड से, तो उसके साथ सॉइल इरोजन होगा, तो सॉइल इरोजन भी इससे कंट्रोल होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज, सॉरी ये था, हाँ ये है। उसके बाद है नेक्स्ट है इसमें रॉक डैम। ये तो खैर ज्यादा रॉक डैम, रॉक्स के डैम बनाना है, सॉरी रॉक डैम फॉर्मेशन। अब रॉक डैम फॉर्मेशन आप जानते ही हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये सेम चीज है, बस कंट्रोल क्या होता है, इसमें ग्रास और सॉइल और स्टोन का यूज होता है। इसमें क्या है, केवल जो आसपास में रॉक को बना देते हैं। ये हमने देखा होगा, ये आपने देखा होगा कभी इन रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान रीजन है, वहां भी आपने देखा होगा। इससे वाटर फ्लो भी कंट्रोल होता है और सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होता है। वाटर फ्लो, सॉइल इरोजन दोनों कंट्रोल होते हैं, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट ऑफ विंड या स्पीड ऑफ विंड या फ्रैक्शन ऑफ विंड इससे कंट्रोल होता है ना। इसलिए क्योंकि जो विंड है, जो एयर है, वो सरफेस से टच नहीं हो पाते, तो इसपे एक वॉल टाइप की बना देते हैं खेत के आसपास। और ये राजस्थान रीजन में आपने देखा होगा स्टोन से। तो इससे वाटर, जो फ्लोटिंग वाटर है, वो भी सॉइल इरोजन नहीं कर पाता है, और जो विंड है वो भी नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये था रॉक डैम। नेक्स्ट है इसमें टेरिस फॉर्मिंग। तो टेरिस फॉर्मिंग मींस, ओके, टेरिस फॉर्मिंग क्या होता है? Farming which is done on steep slopes, mountainous. हाँ, स्टीप स्लोप यानी ए माउंटेन रीजन, है ना। फॉर्मिंग इन माउंटेन रीजन अकॉर्डिंग स्लोप, है ना, अकॉर्डिंग स्लोप या विद स्लोप। तो स्लोप के अकॉर्डिंग जो माउंटेन रीजन में फार्मिंग होती है, उसको हम कहते हैं टेरिस फॉर्मिंग, स्लोप के अकॉर्डिंग, ठीक है, वहां पे बना लेते हैं वो लोग उस तरह से। उसके बाद है इसमें इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज द इंटरक्रॉपिंग? Two crops in a one time. टू क्रॉप्स इन वन टाइम, यानी जैसे मान लीजिए कह सकते Alternative रोज, हाँ यस। जैसे ये कोई फील्ड है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस रोज में कोई डिफरेंट प्लांट है या क्रॉप है, और इस रोज में कोई डिफरेंट क्रॉप है, ठीक है, तो जो इस तरह से बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, है ना। तो इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग भी कह सकते हैं, या अल्टरनेटिव रोज
रो क्रॉपिंग, है ना, रो क्रॉपिंग, अल्टरनेटिव रो क्रॉपिंग, अल्टरनेटिव रो क्रॉपिंग। इससे क्या होता है, क्या इसका रीजन है इसको करने का? इसकी जो फर्टिलिटी है वो बराबर है। हाँ, फर्टिलिटी, कंट्रोल डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, और उसके बाद कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि वेरियस टाइप प्लांट्स होंगे तो उनके जो उनकी रूट्स हैं वो भी वेरियस डीप में जाएंगी, तो वेरियस डेप्थ होंगी तो सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होगा। तो ध्यान रखना है, तो इसका मेन पर्पस क्या, इंटरक्रॉपिंग का, टू कंट्रोल सॉइल डिग्रेडेशन, यानी सॉइल की डिग्रेडेशन को रोकना, है ना, या टू कंजर्व सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी करना, एंड कह सकते हैं सेल्फ टू इंक्रीज सेल्फ फर्टिलिटी, इसको भी कहते हैं सेल्फ फर्टिलिटी, टू इंक्रीज इन सेल्फ फर्टिलिटी, ये भी होता है। तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब यह है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें शेल्टर बेल्ट्स, नेक्स्ट इसमें हम करते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? वाटर मूवमेंट, कंट्रोल, बहुत देखो सिंपल सा बात है, इसमें भी सेम चीज है कि अगर हम किसी भी एरिया, जैसे कोई फील्ड है, ठीक है, शेल्टर माने होता है दीवार बनाना, ठीक, और किसी एरिया के आसपास अगर प्लांट कर दे, इस तरह से हम प्लांटेशन करते हैं, है ना, इस तरह Wind movement. है ना, टू कंट्रोल द विंड मूवमेंट, है ना, तो विंड के मूवमेंट को करना है इस तरह से। तो यहाँ पे ट्री प्लांटेड होता है, ठीक है, क्रिएट ए ग्रीन बेल्ट, यहाँ पे एक ग्रीन बेल्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ग्रीन बेल्ट का मतलब है प्लांट द ट्री अराउंड द फील्ड, और इससे क्या होता है, इसमें टू कंट्रोल विंड मूवमेंट, है ना, टू कंट्रोल विंड मूवमेंट, इससे विंड का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये है, तो पहला क्या था, मल्चिंग का मतलब था कि अगर कोई भी फील्ड है, अगर किसी भी फील्ड को हम बायोमास एंड प्लांट से कवर कर देते हैं, इससे क्या होगा, जो मॉइस्चर इन द सॉइल है वो डिक्रीज कम हो जाएगा, है ना, पानी मिट्टी में जो वाटर बॉडी वो सॉइल में कंजर्व रहेगा, क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंचेगी, वो हीट से कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, कंटूर फॉर्मिंग, यानी इसमें सेम चीज है कि सराउंड, क्रिएट ए वॉल विद स्टोन्स, ग्रास एंड प्लांट एंड अदर मटेरियल्स, आसपास में एक तरह से दीवार बना देना। उसके बाद है रॉक डैम इज ए कंजर्वेशन फॉर्मेट इन द डेजर्ट रीजन, खासकर डेजर्ट रीजन में अगर आप जाएंगे इन नियर अबाउट राजस्थान में, जयपुर के आसपास जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो रॉक डैम मतलब सराउंडिंग द रॉक डैम, यानी जो स्टोन है बड़े बड़े पत्थरों से उसको बना देते हैं। एंड टेरेस फॉर्मिंग अकॉर्डिंग स्लोप फॉर्मिंग इन माउंटेन रीजन, दैट इज कंट्रोल लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन। जो टेरेस फॉर्मिंग है वो एक तरह से लैंडस्लाइड को कंट्रोल करता है एंड सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है। इंटरक्रॉपिंग, है ना, इंटरक्रॉपिंग, अल्टर क्रॉप विद अल्टरनेट रोज, crop in alternate rows, that is useful for the control the degradation of soil and control the soil erosion। तो soil erosion भी कंट्रोल होता है और soil degradation भी कंट्रोल होता है, ठीक है। शेल्टर बेल्ट का मतलब है खेत के आसपास में एक प्लांट का बेल्ट क्रिएट करना। इससे क्या होगा, जो विंड ऑफ मूवमेंट है, जो मूवमेंट ऑफ विंड है
वो कंट्रोल होगा. दैट विल बी यूजफुल फॉर द सॉइल इरोजन. इस सॉइल इरोजन को रोकेगा. ठीक है, तो ये था सॉइल. Soil conservation means there is only 3 major point. अगर हम बात करें एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर हटके अपर लेवल पे, तो सॉइल कंजर्वेशन मींस कंजर्व द सॉइल प्रोडक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लीजिए, कंजर्व या कंट्रोल या हेल्दी सॉइल, है ना. Control the soil degradation. First of all, control soil degradation. And second point, control soil erosion. यानी soil का erosion नहीं होना चाहिए. First of all, control soil degradation. And second, soil degradation means है ना, what is soil degradation? Infertility of soil. हाँ, है ना, इंक्रीजनेस इनफर्टिलिटी एंड सॉइल, यानी सॉइल इनफर्टिलिटी की बढ़ जाती है, यानी उसमें उत्पादकता इनफर्टिलिटी वो कम हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करना है. सेकंड थिंग, कंट्रोल द सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडियन प्लेन, इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान. एंड थर्ड पॉइंट, कंट्रोल द सॉइल पॉल्यूशन. कंट्रोल द सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, बिकॉज maximum amount use of the chemical fertilizer and maximum amount use of the pesticide in our crop, तो maximum soil convert into pollution. तो pollution control करना है, soil erosion control करना है, and soil का जो fertility है उसको control कर, मतलब उसको बनाए रखना है. That is major 3 point. अब वो कैसे भी कर सकते हैं. That may be process of terrace farming, that may be process of rock dam, that may be process of intercropping. Intercropping process क्या है? Control the soil degradation. Dam forming, rock dam क्या है? Control of the soil erosion. But इसमें एक चीज नहीं हुआ है, control the soil pollution. ये इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपको समझना है ना. soil pollution भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. When soil convert, if soil polluted, then that decreases, soil degrades. अगर कोई भी soil polluted होती है तो उसका soil degradation हो जाता है. ठीक है, ये बात याद रखना. और soil pollution की जो major cause हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहला है acid rain, है ना. Acid rain. Acid rain is a major cause of soil pollution. And second, use of chemical fertilizer, है ना. use of chemical fertilizer. use of chemical fertilizer. And next है use of pesticide, है ना. use of pesticides. And use of pesticide, ये जो मेजर ये कॉज है ना. दूसरा है यूज ऑफ polluted surface water, है ना. surface water like that may be of canal. ये किसी कैनाल का भी हो सकता है और ये किसी रिवर का भी हो सकता है ना. लाइक यमुना का अगर वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूट है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मथुरा, आगरा एंड दिल्ली. मथुरा, आगरा एंड दिल्ली 3 सिटी मेजर पॉल्यूटेड सिटी हैं, उनका सारा पानी उसी में जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल पॉल्यूशन कॉज ऑफ एसिड रेन. एंड सेकंड, केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लाइक यूरिया एंड डीएपी. एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड. And next, use of the polluted surface water. Use of polluted surface water. Surface water means that may be in lake form, that may be in canal form, that may be in river form.
किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर वो पॉल्यूट है तो अगर हम उसको एग्रीकल्चर में लगाएंगे, अगर अपने क्रॉप में लगाएंगे तो सॉइल पॉल्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है क्लियर। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? अल्ताफ, कावेरी, नाजुका। नेक्स्ट है पार्ट इसमें वाटर। वाटर वाटर सर 1 मिनट मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सर मैं आपका बस 5 मिनट ले रही हूँ सबसे, मतलब मैं फर्स्ट यहाँ ज्वाइन की हूँ, मतलब ये मेरा डेमो क्लास है। जी जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ सर, यूपीएससी मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं थर्ड ईयर में हूँ। तो मैं पूछ रही थी, मेरा एनसीईआरटीज मैंने सीबीएसई से ही किया है। 6 से 12 जो है सोशल स्टडीज के जो एनसीईआरटीज है वो मेनली पढ़ना पड़ता है। उसके बाद साइंस बैकग्राउंड का जो मतलब जो साइंस सब्जेक्ट है उसका भी एनसीईआरटी मुझे पढ़ना पड़ेगा या फिर मैं वही पूछ रही थी आपसे। और 11-12 का तो मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आर्ट्स मतलब मेरा मतलब मैं आर्ट्स से नहीं हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो वो भी पढ़ना होगा। मैं आपसे पूछना चाहती थी एक बार। देखिए, जो साइंस है वो साइंस 6 to 10th 99% सिलेबस कवर करता है, 6 to जी 10। बट जी 1% केवल है, वही बायोलॉजी के कुछ पार्ट्स हैं। बायोलॉजी कुछ जी चैप्टर हैं लाइक इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये कुछ पार्ट है। बस मैक्सिमम आपका जो सिलेबस है साइंस का वो 6 to 10th है, 6 to 10th मैक्सिमम, मतलब 99% सिलेबस कवर साइंस का। जी। और जो मतलब अगर पढ़ना होगा तो सोशल स्टडीज के साथ साथ साइंस भी पढ़ना पड़ेगा या फिर नहीं पढ़ने से होगा, मतलब नहीं नहीं, वो प्रिपरेशन के लिए, प्रीली के लिए? केवल साइंस आपको 6 to 10th पढ़ना है, 11th का जी 12th का नहीं करना, क्योंकि जी साइंस जो यूपीएससी में आता है, साइंस रिलेट विद साइंस एंड टेक। एंड साइंस, देखिए जो साइंस है समझिए इसको, सब लोग देख लीजिए, साइंस इज 6 to 10th, है ना, और साइंस रिलेट टू साइंस एंड टेक, तो साइंस रिलेट टू टेक और साइंस एंड टेक रिलेट टू करंट अफेयर्स, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन होता है, मेरी बात समझिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में, इंटरव्यू में साइंस केवल 6 to 10 आपको करना है, और वो भी साइंस किससे रिलेट करेगा, आपका साइंस एंड टेक से, और साइंस टेक में क्या रिलेट करेगा, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, बट बेसिक समझना जरूरी है। वो आपको जैसे इस बार पूछा था एंटीजन, व्हाट इज द एंटीजन, एंटीजन यूपीएससी इस बार में पूछा था। एंटीजन क्या था आपको पता है, बेसिक साइंस में होता है, और ये क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि जो एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के लेके, इसलिए क्वेश्चन बना था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब साइंस में भी चीजें वो साइंस टेक से कनेक्ट करेगा, और साइंस टेक में भी वही पोर्शन लेगा जो पोर्शन करंट अफेयर से रिलेट करता है ना। तो ये बेसिक साइंस कभी नहीं आएगा। हु इज द फादर, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द सेल, है ना, वो डिस्कवर द सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ऐसा कभी क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आएगा। स्टेट में हो सकता है कभी आए, बट यूपीएससी नेवर आस्क लाइक दैट क्वेश्चन, है ना। हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ सेल, या ऐसा कुछ नहीं आएगा। इट इज बेसिक क्वेश्चन। जी बताएं, और कावेरी देखिए सर वन मोर थिंग सर, एक सुनिए पहले, एक बेसिक मींस 6 to 10th connect with current affairs, that is the all major thing in UPSC। आप बताएं। सर, और जो 11-12 का जो मतलब मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो 11-12 के लिए मैक्रो माइक्रो जो भी उनका जो सिलेबस है, हिस्ट्री में जो है जितने भी सारे सब्जेक्ट है सारा पढ़ना पड़ेगा, या मतलब उसमें आप मुझे थोड़ा गाइड करिए। देखिए उसको समझिए पहले, हमें एक चीज मैं सबको बताऊंगा अभी, बस 1 मिनट का थोड़ा देखिए। हाँ देखिए क्या है इसमें कि अगर आप इस चीज को देखते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ, कॉमर्स, जितने भी ऑल सब्जेक्ट
we are same platform till 10th class. जो समझिए Yes. पहले हम लोग सभी लोग चाहे हिस्ट्री को लेके, चाहे सोशियोलॉजी या कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारा कुछ हम इस लेवल तक, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिए। तो 10th क्लास जो लेवल है, यहाँ हम सब लोग इक्वल हैं, सब लोग, चाहे कोई आगे कॉमर्स ले या कोई बीएससी करे या बीए करे या बीटेक करे, कुछ भी करे, बट वी आर इक्वल एट द पोजीशन एट द 10th क्लास। ओके, अगर मान लीजिए किसी ने कॉमर्स किया, मेरी बात समझिए, किसी ने कॉमर्स किया है और उसने साइंस नहीं पढ़ा, 11th का, 10th और 12th का, तो वो क्वेश्चन कैसे करेगा साइंस का? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, द यूपीएससी क्राइटेरिया टिल 10th क्लास मैक्सिमम। व्हाट इज द कंपटीशन? कंपटीशन क्या है? कंपटीशन वही है ना जो हमने पढ़ा है, कंपटीशन वो नहीं जो हमने नहीं पढ़ा है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? यही ना कि जो हमने किया है वो कंपटीशन है। कंपटीशन ये नहीं है कि जो चीजें हमने नहीं की हैं वो कंपटीशन है। 10th क्लास तक हम सभी लोग, चाहे इंजीनियर बनते हैं, चाहे डॉक्टर बनते हैं, चाहे आईएएस बनते हैं, चाहे एडवोकेट बनते हैं, चाहे कुछ भी बनते हो, चाहे सीए बनते हो, बट 10th क्लास तक हमारा लेवल सेम होता है। 10th क्लास तक सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अगर किसी ने जो कॉमर्स किया वो सीए बनेगा, है ना, किसी ने मैथ लिया तो वो बीटेक करेगा, या बायोलॉजी ली तो वो डॉक्टर बनेगा, हिस्ट्री ली तो वो आईएएस पीसीएस में जाएगा। बट जिसने सीए किया तो वो हिस्ट्री 12th क्लास की कैसे पढ़ेगा? और जो उसने पढ़ा नहीं है उससे किसी को, उसमें से किसी को राइट नहीं है कुछ पूछने का। दैट इज नॉट कंपटीशन। ऐसा यूपीएससी में तो होता नहीं है कि आपको फॉर्म में लिखना पड़ता है कि हमने कोचिंग किया है। कोचिंग या क्लासेस दैट इज सपोर्टिंग फैक्टर। यूपीएससी आपसे नहीं पूछता कि आप कोई क्लास कहीं लीजिए। समझ आया मेरी बात? जी कावेरी, क्लियर है डाउट आपका? सभी लोग जी समझ लीजिए कि मैक्सिमम सिलेबस टिल 10th क्लास। उसका रीजन है वेरी वेरी क्लियर। जो लोग कॉमर्स करेंगे वो हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे 12th का? जो लोग पीसीएम लेंगे वो कैसे करेंगे बायोलॉजी? जो लोग हिस्ट्री लेंगे वो कैसे करेंगे जो 12th का कॉमर्स? आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? यस सर। वो पेपर डोंट वी गेट टेंशन, ऐसा कुछ मत टेंशन करो। जो सिलेबस है वो 10th तक का करो। क्या होता है यहाँ पे सिलेबस 10th क्लास प्लस करंट अफेयर्स और प्लस 21 ईयर एज, ये तीनों मिला के यूपीएससी पूछता है। बस क्वेश्चन क्या है कि हम लोग ये जो 10th क्लास का जीएस पोर्शन है इसको हम लोग मास्टर लेवल तक ले जाते हैं। इसको नहीं ले जाना है, इसको 12th तक नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना है इसको 12th तक, है ना? सारे स्ट्रीम हम नहीं पढ़ सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये यस। चीज ठीक है। तो आई थिंक और कुछ डाउट है तो बताएं। यस कावेरी। सर मेंस के बारे में थोड़ा कुछ बताइए ना, मतलब पेपर्स कैसे रहते हैं? जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल 1 2 रहता है और एसए का पेपर 2 रहता है। तो मतलब ऑप्शनल में एक तो मैं पूछ रही थी कि अगर मैं 4th ईयर मेरा रनिंग होता है तो मैं बैठ सकती हूँ उसमें? हाँ, लास्ट ईयर रनिंग है और लास्ट ईयर रनिंग है और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट पासिंग है, देन यू कैन रिटन एग्जाम आराम से लिख सकते हो। और सर मैं नर्सिंग को मतलब फील्ड से हूँ, तो मेरे जो जीएस 1 2 3 4 के पेपर्स रहेंगे वहाँ पर अपना सब्जेक्ट कुछ रहता है या मतलब सिर्फ अलग ही है? इसमें यूपीएससी का अपना सिलेबस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स एंड कल्चर।
है ना। ये कोई, बट इसीलिए यूपीएससी में हमेशा जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वालों को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। बट सपोर्ट और क्यों मिलेगा सपोर्ट, क्या लगता है आपको? कि सिंपल सी बात है कि इस ये 21 एज है, इस पे तो कोई सब, ये सभी की होती है ना। तो करंट अफेयर्स है वो सभी लोग पढ़ते हैं, और 10th क्लास है वो सभी लोग पढ़ते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले बेनिफिट में होते हैं या वो जल्दी क्वालिफाई करते हैं? यही तो है क्राइटेरिया, है ना। तो ऐसा नहीं है, बट होता क्या है, हम लोग समझ लेते हैं इस चीज को कि नहीं जी ये तो हिस्ट्री है ना। तो बस 10th क्लास तक का पढ़ना है, उसके बाद उसको करंट से कनेक्ट करना है, और आपकी जो 21 ईयर जो एज होता है उसका जो एक्सपीरियंस आपका होता है उसको रखना है। वो सीधा सीधा आपको यूपीएससी बताता है, यू हैव टू फॉलो द इजी वे, इजी एंड फास्ट एंड करेक्ट। 3 बातें याद रखनी है, इजी रहना है, फास्ट रहना है, करेक्ट होना है। आपका डिसीजन ऐसा हो जो सबको समझ में आए, है ना। आपका कोई सपोज कीजिए, अगर अगर ये अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में किसानों का, अब कोई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए और 500 पेज का डिसीजन दें और बोले देखो ये 500 पेज का है, ये आपका डिसीजन आप पढ़ लो, नहीं, वो हार्ड इजी नहीं है। आपका डिसीजन, आपका आंसर, आपका कम्युनिकेशन इजी हो। सेकंड, फास्ट हो, मतलब स्लो ना हो, फास्ट हो चीजें। और तीसरी बात, करेक्ट हो। तीनों चीजें ध्यान रखना है, इजी हो जाएगा। आज आपने क्लास किया होगा मेरा करंट अफेयर्स का, देखा होगा उसमें कनेक्टिविटी चीजों कैसे होती है ना। तो ये चीज है। बाकी आप कोई बात नहीं, जो जो आपके सर हैं वो बात करा देंगे मेरी, आप हमसे बात कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर संडे को सेमिनार है वो भी ज्वाइन करना, तो सारे डाउट आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम जी नहीं। सर, ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर। अल्ताफ, आवाज आ रही है अल्ताफ? हाँ सर। इस बार आप यूपीएससी दे रहे हो? हाँ सर, इस साल देंगे। तो करंट अफेयर से क्लास क्यों नहीं करते हो? देखो चला करेंगे। एक बात बताएं कि हमें हिंदी मीडियम से रिजल्ट की उम्मीद नहीं है, लेकिन आप लोगों से है। आज हमारी सुबह यही बात हो रही थी, और मिलता भी नहीं है रिजल्ट। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी आप लोग एग्जाम दें, 4, 6, 10 जो भी हो जाए इंग्लिश मीडियम वाले, और ये सच है कि हमें रिजल्ट जब भी मिला है अभी तक, मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, यानी 2009 में अक्टूबर में ज्वाइन किया था पढ़ाना मैंने, लगभग 10 साल से ज्यादा हुआ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं मिला आज तक। पीसीएस में तो मिले हैं बट यूपीएससी में नहीं मिला, और इंग्लिश मीडियम के बहुत रिजल्ट है। तो इसलिए जो भी हो प्रीलिम्स निकालो इस बार, हमारा सपोर्ट जो भी चाहिए जिसको भी देना है इंग्लिश मीडियम से वो जरूर चाहिए। और इंग्लिश का करंट अफेयर्स क्लास बहुत जरूरी है। नाजुका क्लास करती है, इनको पता होगा। क्यों नाजुका, अब तो नोट्स बनाते हो। Yes, sir. तो Yes, sir. जो कनेक्टिविटी होती है प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके, इंटरव्यू तक नहीं मिलती बुक्स में। हम सीधे बोलते हैं कि आप लोग नोट्स बनाइए, हमें खुद नहीं याद रहता है चीजें लास्ट में। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीजों को, और मुझे रिजल्ट चाहिए इस बार प्रीलिम्स का, कम से कम 10 रिजल्ट चाहिए अपने यहाँ से। और हिंदी मीडियम से हमें कोई उम्मीद नहीं है, वो खाली स्टडी मटेरियल खरीदेंगे बस, कुछ नहीं करेंगे वो लोग। तो इसलिए जितना हो सके हमसे जो चाहिए वो लीजिए, ठीक है अल्ताफ, कोशिश करो ओके। इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वाटर, और वाटर के बारे में कुछ बातें हैं। सपोज करो अगर आपको वाटर का शॉर्ट नोट लिखना हो तो क्या लिखोगे? वाटर डिस्कस एज ए शॉर्ट नोट। Short note means that may be 100 word and that may be 150 word and that may be 250 word। 250 खैर नहीं होगा, बट वाटर से क्या होगा?
सबसे पहले व्हाट इज वाटर, है ना? तो पहले देखना है इसमें वाटर है क्या, है ना? वाटर। उसके बाद है इसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, है ना? अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। तो ये इस तरह से फॉर्मेट होगा। और आपसे पूछा जाए डिस्कस ए शॉर्ट नोट या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाटर बॉडी, तो शॉर्ट नोट का मतलब है कि हम इसको एक लेमैन को समझा रहे हैं। दैट इज इजी। व्हाट इज द वाटर, है ना? वाटर, इसमें क्या लिखेंगे, क्या है ये वाटर? Water is a renewable resource for human body, या water is a renewable resource on earth. Water is a renewable resource on earth. That is a water. इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, है ना? Water is a fundamental need, या water is necessary for life. तो ये that is not answer of what is water, that is answer of importance of water, है ना? अगर हम बात करते हैं कि वाटर जो बॉडी हम सभी लिविंग के लिए जरूरी है, नीड है, फंडामेंटल नीड है, तो that is the importance of water. तो water means water is a renewable resource on earth surface. ठीक है? अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, इसमें थोड़ी सी बात कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तो 29% अर्थ यानी लिथोस्फीयर, इस पहले भी बात हुई है, एंड 71% हाइड्रोस्फीयर, 71% इज हाइड्रोस्फीयर, मतलब वाटर। तो 71% यानी our surface covered with 71% water body. That means 29% water, 29% is land and 71% of water. 97% of water body is in oceanic region. 97%, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? 97% of water in oceanic region, in oceanic region, यानी जो 19% वाटर है वो कहां पर है? ओशनिक रीजन में। तो ये चीज ध्यान रखना है, 19% वाटर जो है वो ओशनिक रीजन में है। 19%, 97% सॉरी। अब सीधे हम बात करते हैं कि ये बेसिक है 97% और 71%, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, 71% का मतलब क्या है और 97 का मतलब क्या है। यानी जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है ना, दैट 71% कवर विद वाटर, दैट इज 71% कवर विद वाटर। उसके बाद जो वाटर ये और दोनों आएंगे करंट में बेचने में। ठीक है, तो अभी हमने दो बातें की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज अ वाटर, तो दैट मींस water is a renewable resource on Earth's surface. 71% land cover with water, and total of water 97% in oceanic region. तीन बातें सिर्फ हमने कही अभी तक। फिर हम देखते हैं इसमें
यूज ऑफ वाटर पर डे, वही ह्यूमन है ना, ह्यूमन यूज वाटर यूज पर डे। एक दिन में वाटर कितना कोई यूज कर सकता है, बता सकते हैं? वाटर यूज पर डे। देखिए, इन अर्बन एरिया, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन अर्बन रीजन वन कैंडिडेट या वन पर्सन यूज 135 लीटर वाटर इन पर डे। अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इन अर्बन रीजन ए पर्सन यूज 135 लीटर। और आपको पता है दिल्ली की सरकार 600 लीटर पानी देती है एक कैंडिडेट को, 600 लीटर। और अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 135 लीटर का, तो दैट इज अ एनसीईआरटी फैक्ट, कभी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, हाँ, इन इंडिया, ओके, इन इंडिया, sorry, in India, a person 135 liter use water per day, ठीक है, पर डे यूज करता है एक कैंडिडेट, कितना? 135 लीटर। तो अभी ये क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज द एनसीईआरटी फैक्ट, है ना, कभी क्वेश्चन बन सकता है। ये 600 लीटर जरूर होगा, क्योंकि जो दिल्ली दैट इज न्यूज ऑफ दिल्ली, पूरी इंडिया में जाता है, जो दिल्ली की न्यूज है। तो अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन इंडिया ए पर्सन 135 लीटर यूज वाटर पर डे, एक दिन में 135 लीटर खर्च करता है। अब क्वेश्चन में बी इन योर एग्जाम, विच एक्टिविटी वाटर मैक्सिमम यूज्ड, विच एक्टिविटी, तो लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज्यादा वाटर यूज होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, विच इंडस्ट्री कंज्यूम मैक्सिमम वाटर बॉडी, विच इंडस्ट्री कंज्यूम मैक्सिमम वाटर बॉडी। That exam was RPSC, RAS एग्जाम, राजस्थान स्पेशल एग्जाम होता है RPSC, उसने पूछा था विच इंडस्ट्री कंज्यूम मैक्सिमम वाटर बॉडी। तो कुछ हम एग्जांपल आपके सामने देते हैं, आप कोशिश कीजिए। तो आयरन इंडस्ट्री, ऑप्शन में क्या क्या था मैं बताता हूँ आपको, कि ए ऑप्शन आयरन इंडस्ट्री, ये सब यूपीएससी क्वेश्चन है ये, सॉरी, एंड आयरन एंड कॉटन इंडस्ट्री, and C refinery, and D paper industry, है ना। Which industry consume maximum water body, बताइए क्या होगा इसका आंसर। UPSC has the right paper industry, yes, maximum वाटर बॉडी कंज्यूम बाय पेपर इंडस्ट्री। तो ये चीज ध्यान रखना है, यूपीएससी हैज द फंडामेंटल राइट टू आस्क एनी फैक्ट, एनी क्वेश्चन 6 to 10th क्लास एनसीईआरटी, that question also related to the 8th क्लास एनसीईआरटी। ये मिलेगा, आगे देखेंगे आप और पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन किस किस में एक्टिविटी में वाटर बॉडी यूज होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ ड्रिंकिंग में कितना? 3 लीटर पर डे, 3 लीटर ड्रिंकिंग में ए पर्सन यूज 3 लीटर। वैसे डॉक्टर बोलता है 5 to 7, शायद 7 लीटर लगभग वाटर बॉडी डॉक्टर लोग बोलते हैं। इन कुकिंग 4 लीटर, इन कुकिंग 4 लीटर। इन वाथिंग 20 लीटर, इन वाथिंग
in bathing 20 liter. Flushing 40 liter. Flushing 40 liter. And washing clothes, washing cloth, use a person 40 liter, washing a cloth 40 liter. And उसके बाद है इसमें गार्डनिंग 23 लीटर. गार्डनिंग 23 लीटर. गार्डनिंग 23 लीटर. गार्डनिंग 23 लीटर. तो इस तरह से है. तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा इसमें. और भी इसका कई यूज करता है, लेकिन वो उसके बाद 20 लीटर बचा है. तो वॉशिंग एंड फ्लशिंग, वॉशिंग क्लोथ एंड फ्लशिंग 40 लीटर. पूछेगा मिनिमम किस में होता है, तो मिनिमम यूज करता है ड्रेंचिंग में ह्यूमन बीइंग में. तो मैक्सिमम फ्लशिंग एंड वॉशिंग द क्लोथ, कपड़े धोने में और उसमें यूज होता है. ये एवरेज है. अभी हमने बात क्या की है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस व्हाट इज द वाटर, एंड सेकंड पॉइंट we have discussed distribution of water, है ना. And second thing we have discussed, and third thing use of water per day, है ना. use of water per day, है ना, इंडियंस के द्वारा. ये अभी तक ये बातें की. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम ऑफ वाटर. प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर, है ना. प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर. तो वाटर की क्या क्या प्रॉब्लम है, इन पे बात करेंगे. वाटर बोला, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज. व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ वाटर? Discharge of untreated or partially treated storage, agriculture chemicals, industrial effluents in water. तो वाटर को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि scarcity of clean water. हाँ, scarcity of the clean water. एक ये भी दूसरा चीज है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है. पहली प्रॉब्लम ये है वाटर में कि दैट इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. जैसे लाइक थार रीजन, सहारा रीजन, आपने खुद कई सारे फोटोज या वीडियो देखे होंगे जो वाटर का कितना प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम. लिख लीजिए, पहला है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, या रीजनल वेरिएशन ऑफ अवेलेबिलिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं. रीजनल वेरिएशन, बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशन है वाटर में. हमारे इंडिया में देखेंगे आप, है ना, बहुत सारे ऐसे रीजन, खासकर इन रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ वाटर की बहुत कमी है. और अपने नासिक जो महाराष्ट्र का रीजन है, विदर्भ एरिया, ये भी वाटर वहाँ बहुत कम है. तो जो रीजनल वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये प्रॉब्लम. दूसरा इसमें है हेल्दी प्रॉब्लम ऑफ हेल्दी वाटर, या कह सकते हैं. दूसरा इसमें है कि पोल्यूशन भी मेन है. पोल्यूशन दूसरा क्या था इसमें, रीजनल वेरिएशन, उसके बाद है पोल्यूशन. तो पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना. क्लीन वाटर नहीं है, पॉल्यूटेड वाटर है. एंड सेकेंड थिंग, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है इसमें, Variation in seasonal or annual precipitation. देखिए, जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर. तो जो प्रेसिपिटेशन है, जो रेनफॉल है, जो मानसून है, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ रेनफॉल इन इंडिया.
ये रेनफॉल की प्रॉब्लम है, ना कि वाटर की। तो वाटर को हम कंसीडर करते हैं दैट इज स्टोरेज इन अवर सरफेस वाटर लाइक कैनाल, लेक, रिवर, दैट इज सरफेस वाटर। और ग्राउंड वाटर जो हम बोरिंग के थ्रू यूज करते हैं। तो उनमें पहली प्रॉब्लम है कि जो रीजनल वेरिएशन है, ये प्रॉब्लम। सेकेंड है पोल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर है। एंड थर्ड है इसमें जो प्रॉब्लम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर स्टोरेज, दो चीजें हैं। प्रॉब्लम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर स्टोरेज, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर स्टोरेज। अच्छा, दोनों डिफरेंस क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर स्टोरेज, व्हाट इज डिफरेंस वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर स्टोरेज? यस, बताएं कावेरी, क्या डिफरेंस है? अल्ताफ बताएं, नाजुका। So water harvesting is recharging groundwater level. यस, गुड। और स्टोरेज? And storage is what is stored. Storage of water from the rainfall, from rain Yes. and rain monsoon season. Water harvest means recharge water in our soil, है ना? रिचार्ज ऑफ वाटर, जो वाटर का रिचार्ज या सॉइल में वाटर रिचार्ज होता है, रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर हार्वेस्टिंग, है ना? तो जैसे अगर बात करेंगे इन अर्बन एरिया लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बहुत सारे रीजन है, यहाँ जो ग्राउंड लेवल, जो 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 ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होता है, कि जो भी ड्रॉप गिरता है वो सीधे सीधे थ्रू कैनाल या सीवेज या फिर रिवर वो ओशनिक रीजन में चला जाता है। तो जो अर्बन रीजन है वहां पर ग्राउंड वाटर की इसलिए कमी है कि वो रिचार्ज नहीं होता है। तो वाटर हार्वेस्ट मीन्स रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड द मानसून सीजन या अदर सीजन, जो भी वाटर है वो रिचार्ज होना चाहिए, है ना? नेक्स्ट है इसमें वाटर स्टोरेज। तो स्टोर ऑफ वाटर, है ना? कोई भी वाटर, जिसे ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, ड्यूरिंग द मानसून सीजन, स्टोरेज में बी इन कैनाल, maybe in pond, maybe in lake, maybe in river, maybe in tank, कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी स्टोरेज हो सकता है। ओके, तो ये है, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट, वाटर कंजर्वेशन। हाँ, conservation of water resource, conservation of water resource, water resource, conservation of water resource। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? What is the conservation of water resource? कंजर्वेशन, सबसे पहले तो क्या करना है कि we have to control the water pollution, वाटर के पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है? कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। सेकंड, रिचार्ज वाटर या वाटर हार्वेस्टिंग, है ना? वाटर हार्वेस्टिंग, water harvesting and water storage, and water storage, water storage, and a treatment of industrial water, treatment of industrial water, treatment of industrial water, इंडस्ट्रियल वाटर, इंडस्ट्रियल का जो वाटर है उसको ट्रीटमेंट करके जाना है, करके ले जाना है। नेक्स्ट, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, है ना?
and use of domestic seeds, use of domestic seeds, ये भी बहुत जरूरी है, ये एनसीईआरटी में नहीं लेकिन समझेंगे, use of the domestic seeds in crop, and create the green belt, है ना, green belt creation या green belt development, green belt का डेवलपमेंट करना है। अब देखो कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, वाटर कंजर्वेशन, देखिए Irrigation नहीं आएगा, हाँ drip irrigation. हाँ, पहली चीज समझ, 3 बातें हमें याद रखना है ना। एक चीज और बनना है, प्रॉपर वाटर सप्लाई, है ना, सॉरी, प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज समझिए कि ये जो वाटर है, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, पहली बात है कि ये वाटर है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, है ना, वाटर कंजर्वेशन मीन्स पहली कंडीशन क्या है कि ये वाटर कैसा हो, क्लीन हो, है ना, ये क्लीन हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इसमें कि ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी वाटर तक एक्सेसिबिलिटी हो लोगों की। पानी, वाटर कंजर्वेशन मीन्स ऐसा नहीं सिर्फ पानी को बचाना है, पानी का लोगों तक पहुंचाना भी है वाटर कंजर्वेशन, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ये भी है। तो जो हम पानी ले रहे हैं, पहली बात तो हमें वाटर हमारे पास हो, चाहे वो सरफेस वाटर के फॉर्म में हो या ग्राउंड वाटर के फॉर्म में हो, पहली चीज। सेकंड कि वो क्लीन हो, एंड थर्ड वो प्रॉपर सप्लाई हो वाटर की, प्रॉपर इसकी सप्लाई हो वाटर की। तो अब इसमें देखिए, पहला हमने बोला कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, तो पहला तो क्लियर है आपको कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है, एंड वाटर स्टोरेज करना है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर, ये भी क्लियर होगा, ये भी और ये पॉइंट भी। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे कर सकता है वाटर कंजर्वेशन। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, देखिए अगर हम केमिकल, हाँ सर ये पोल्यूट नहीं करेगा वाटर को। हाँ, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करते हैं तो इरिगेशन की नीड हमें कम होगी, है ना। अगर इरिगेशन की कम होगी नीड, तो हमें ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करने। कभी आपने देखा ही होगा, जो लोग खासकर अगर हरियाणा पंजाब के देखते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर लेवल डाउन गया है। तो वहां पे क्या है कि वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, ये जो पंजाब का रीजन है, यहाँ पे लोग मैक्सिमम इरिगेशन करते हैं, दैट इज इरिगेटेड लैंड। और वो क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम वो लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो कंट्रोल द पेस्टिसाइड्स एंड कंट्रोल द केमिकल फर्टिलाइजर, दैट मीन्स यूज बायो फर्टिलाइजर। उसके बाद है यूज ऑफ द डोमेस्टिक सीड्स। डोमेस्टिक सीड्स का मतलब क्या होता है, जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन in 1977-78, that was the result of the foreign seeds and chemical fertilizer and pesticide, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति जो आई, और ये केवल रिजल्ट था, बाहर के सीड्स थे इसमें। जब बाहर के सीड्स हैं तो हमें इरिगेशन ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो अकॉर्डिंग दैट रीजन क्लाइमेट नहीं है, वो इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो सीड्स नहीं है। सपोज कीजिए अगर हम कोई प्लांट लेकर आते हैं केरला से, मान लीजिए, ठीक है, और केरला से प्लांट लेकर आते हैं और उसको हम प्लांट करते हैं हरियाणा में, तो केरला का जो प्लांट्स है, दैट प्लांट्स नीड 200+ रेनफॉल, है ना, इन द रीजन। केरला में ये रेनफॉल होता है, बट हरियाणा गेट्स ओनली 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल,
तो क्या होगा, तो हमें उसके लिए इरिगेट करना पड़ेगा। इरिगेट मीन्स हमें ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर यूज करना पड़ेगा। तो हमें डोमेस्टिक सीड या डोमेस्टिक क्रॉप को ज्यादा यूज करना है, तो वाटर कंजर्वेशन होगा। और ये आपको पता है, आपके रिजल्ट सामने है पंजाब हरियाणा का, दे यूज द फॉरेन सीड्स, डोमेस्टिक सीड यूज नहीं करते। तो जितना हम डोमेस्टिक सीड यूज करेंगे उतना हम, जैसे अगर मान लीजिए हम जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑलवेज फॉलो द नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन, हमेशा वो नेचुरल क्लाइमेट कंडीशन अकॉर्डिंग होता है। बट जो फॉरेन सीड्स हैं वो क्लाइमेट की कंडीशन अकॉर्डिंग नहीं होते, और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट में एक्स्ट्रा इरिगेशन करना पड़ता है, एक्स्ट्रा उसको पेस्टिसाइड देने पड़ते हैं। तो पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर नीड मोर इरिगेशन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, हमें ज्यादा से ज्यादा एफोरेस्टेशन करना। ग्रीन बेल्ट का मतलब है, ग्रीन बेल्ट इज कॉज ऑफ द रेनफॉल, है ना। जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो बारिश कराने में हेल्प करते हैं, तो वो भी हमें लगानी चाहिए। उसके बाद है प्रॉपर वाटर सप्लाई, प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। और इसी पर्पज से हमारे अब्दुल कलाम साहब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1998 में, दैट वाज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट था वो यही था, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन वाटर। तो सपना था हमारे कलाम साहब का कि रिवर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो कुछ रिवर्स को कनेक्ट किया भी गया है, खासकर के कैन, बेतवा, ये सब नदियां हैं बहुत सारी, उनको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो वाटर की सप्लाई भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा, जैसे मतलब राजस्थान है, जिस एरिया में वाटर बॉडी कम है, अगर इफ वी सप्लाई इन जोधपुर रीजन वाटर थ्रू द कैनाल या अदर मीडियम फ्रॉम गंगा या यमुना रीजन, तो वो लोग ग्राउंड वाटर कम यूज करेंगे। बात समझिए, अगर हम जैसलमेर में, उदयपुर में या जयपुर में वाटर सप्लाई करते हैं कैनाल के थ्रू, तो क्या करेंगे वो लोग, कैनाल है या फिर एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट से वाटर सप्लाई करते हैं, लाइक कैनाल ही हो सकता है या पाइप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो जब कैनाल और पाइप के थ्रू वाटर मिलेगा, सरफेस वाटर, तो वो ग्राउंड वाटर को नहीं यूज करेंगे। जब ग्राउंड वाटर को यूज नहीं करेंगे तो वेजिटेशन भी अच्छा होगा, क्रॉप भी अच्छा होगा, है ना। आपको पता है जैसे अर्बन सिटी, खासकर दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पे बोरिंग करना अलाउ नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरफेस वाटर तो है, तो ग्राउंड वाटर कम से कम यूज हो। तो दिल्ली में जो हम लोग पीते हैं, दिल्ली में वो ग्राउंड वाटर नहीं होता, वो यमुना का पानी होता है, सरफेस वाटर। कि सरफेस वाटर की सप्लाई कहीं और से हो सकती है, लेकिन ग्राउंड वाटर की सप्लाई नहीं हो सकती है। तो प्रॉपर वाटर सप्लाई भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ, ठीक है। नाजुका, आरिफ, आरिफ समझ में, आरिफ? हाँ यस सर। ओके, तो हम एनसीईआरटी के साथ में कुछ और चीज, क्योंकि इतना पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको नोट करते रहना कहीं भी, क्योंकि सारे कुछ बुक्स पे नहीं ध्यान देना है बहुत ज्यादा, ठीक है। बुक्स में उतना नहीं है, बुक्स में केवल 2 ही 3 पॉइंट हैं, इतने सारे नहीं है पॉइंट, ठीक है। इनको लिखने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं, और कल हमारा टॉपिक होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। कल मिलते हैं 5 बजे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के साथ, ठीक है।